हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है नरेंद्र ब्लॉग्स। और आज हम बात करते हैं कि जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, चुनाव का माहौल चल रहा है, तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम आपसे अपना व्यक्तिगत विचार जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं सिवान, बिहार राज्य का एक नागरिक हूँ। और जो हमारा संसदीय क्षेत्र है वो सिवान है, जिसको शायद लोग पहचानते हों या ना पहचानते हों, लेकिन जो राज पूरे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे ही सिवान क्षेत्र से आते थे, उनकी बहुत बड़ी राजनीतिक मिसाल थी। तो मैं एक छोटा सा इंटरव्यू देना चाहूँगा कि इंटरव्यू क्या, मैं आपको अपने इलाके से रूबरू कराना चाहूँगा कि सिवान जो संसदीय क्षेत्र है उसकी क्या मतलब स्टेटस है और ये कहाँ है ये आपके राज्य में। तो ये मेनली बिहार राज्य का सिवान ज़िले है, जो सिवान लोकसभा क्षेत्र में आता है। सिवान लोकसभा क्षेत्र से एक सीट है जो लोकसभा में जाकर के संसद के रूप में प्रतिनिधित्व करेगा। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मेनली 4 प्रत्याशी शायद होंगे, और ऐसा लग रहा है कि शायद 4 ही होंगे। जो पहले प्रत्याशी के रूप में है, जो अभी फ़िलहाल एनडीए की सरकार के साथ एनडीए की कविता सिंह जी हैं, जो इस बार उनको टिकट नहीं दिया गया है, उन पे भरोसा नहीं किया गया है, और उनका टिकट काट करके एक जो विधायक रह चुके हैं उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा, यानी रमेश सिंह कुशवाहा जो हैं, उनकी पत्नी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को टिकट दिया गया है। दूसरे जो प्रत्याशी हैं वो आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी जी हैं। पहले आरजेडी से जो टिकट था वो पहले हीना साहब, जो शहाबुद्दीन की पत्नी हुआ करती हैं, उनको मिलता था, लेकिन इस बार भी उनका टिकट काट करके अवध बिहारी चौधरी जी को दिया गया है, जो अभी वर्तमान में सिवान सदर के विधायक हैं। तो इंडिया अलायंस के तरफ से आरजेडी है। इंडिया अलायंस में आरजेडी, कांग्रेस और भी सीपीआई, सीपीएमएल जितने भी हैं, उनकी पार्टी के साथ मिल करके ये आरजेडी ने इनका टिकट दिया है सिवान में अवध बिहारी चौधरी जी को। और एक और जो है निर्दलीय, उन्होंने जनता की आवाज़ कहते हैं, मैंने भी लोगों से और न्यूज़ चैनलों पे देखा है और पता चला है कि वो भी इस बार अपना जो है उसको जनता का भरोसा देना चाहेंगे। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश करी थी कि शायद किसी पार्टी से उनको टिकट मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिनका नाम जीवन यादव है। ऐसे तो इनकी विचार में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन पता चला है कि ये सिवान निकाय, सिवान शहरी चुनाव में जो इनका नेतृत्व रहा है वो बहुत अच्छा रहा है, और इन्होंने बहुत छोटे और निचले वर्ग के लोगों को सपोर्ट किया है। और ये अच्छे, एक शायद ट्रस्ट है, कोई जीवन यादव ट्रस्ट के नाम पे ये कोई ट्रस्ट चलाते हैं, और लोगों को बहुत अपने हैसियत से, अपने चीज़ों से लोगों की सेवा करते हैं, मदद करते हैं।
तो युवा भी हैं और उनका मैंने एक दो इंटरव्यू देखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि कम से कम ऐसे युवा हैं जो सिवान को ज़्यादा अच्छा बनाने में, करने में, मेहनत करने में कर रहे हैं, और वो भी अपने दम पे कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के साथ हैं, किसी के साथ हैं और उनसे उनको अफिलिएटेड मिलता है, चीज़ें मिलती हैं तो वो उस पर खर्चा करना है। उन्होंने अपने दम से बहुत कुछ करने की कोशिश करी है। फ़िलहाल मेरा जो गांव है उसमें भी एक घटना अभी फ़िलहाल के दिनों में घटी थी, तो शायद उन्होंने भी कुछ मदद किया है लोगों का। जो हमारे गांव में एक इस गर्मी के दिनों में आग वाग लगना, इधर उधर होना, ये आम बात तो है, लेकिन जिसके यहाँ होता है वही समझता है। तो उन्होंने आकर के थोड़ा सा सांत्वना दिया, लोगों के बीच बात करी, तो ये देख करके अच्छा लगता है कि कम से कम कुछ होता है तो कोई आदमी आता है, कुछ हो ना हो कम से कम सपोर्ट करता है आदमी, आपकी बातों को जानता है। तो ऐसा तो होता है ना कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो इन चीज़ों को समझते हैं और हमारा जो विचार है एज ए यूथ, जो सिवान की जनता है और जो सिवान के कैंडिडेट हैं, भाई साहब अगर सोचा जाए, देखा जाए तो पिछले 15 सालों में, जहाँ तक कि मेरी राय है, मेरी 15 साल से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं समझ रहा हूँ इन चीज़ों को, तब से 15 सालों में शायद कोई सिवान का ऐसा सांसद हो जो अपनी बातों को, अपनी विचारों को सही रूप से, सही तरीके से, और जो होता है ना जज्बात, आदमी को दिखता है कि हाँ कैसा नेता है, वो चीज़ संसद भवन में दिखती नहीं है। यहाँ तक कि अभी मैं थोड़ा विचार कर रहा था कि इस बात में कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, या अभी वर्तमान में जो थी सांसद, उनका कुछ वीडियो देखा जाए कि उन्होंने संसद भवन में किया क्या है। तो जहाँ तक कि मेरी चीज़ें थी, मैंने खंगाला बहुत वीडियोस, तो मुझे मिले नहीं, और तो मैंने देखा कि ऐसा कुछ खास है नहीं। इन जो भी नेता चुन के गए हैं, ऐसे कैंडिडेट हुआ करते हैं, वो अपने विचारों को रख नहीं पाते, बस उन्हें कोई चीज़ें या किसी बैक के एंड से लिख के दे दी जाती हैं, उनको पढ़ते हैं, बस हो गया। अपने विचारों में, अपने चीज़ों में वो आता ही नहीं है। तो अगर ऐसे हम प्रत्याशी और ऐसे लोगों को अगर हम चुन के भेजें तो क्या होगा? वो हम तो आदमी समझता है ऐसे नॉर्मल, अगर देखा जाए तो आदमी यही समझता है कि ठीक है, आगे जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके नाम पे आदमी वोट दे देता है और आदमी चुन के आगे चले जाते हैं। देश की बातें होती हैं, देश को तो छोड़िए, अब हमारे जो सिवान की जो निजी और जो समस्याएं हैं वो तक नहीं सुलझती। ऐसे ऐसे मतलब समझ नहीं सकते कि कितनी बड़ी पिछले में हैं हम लोग। और बिहार राज्य तो वैसे भी लोग कहते हैं कि बहुत पिछड़ा है। देखा जाए तो पिछड़ा तो नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि हाँ पिछड़ा है। अगर आप सही कैंडिडेट, सही चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें उसी पे डिपेंड करती हैं कि आदमी को कैसा बनाता है। ये संसद अगर आपके अच्छे हों तो आपका जो स्टेट है और आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे देश के साथ। जहाँ तक कि मैंने देखा है और मैं समझता हूँ, एक बिहार के नेता थे हुकुमदेव सिंह जी, बहुत पिछड़े इलाके से आते हैं, लेकिन जब वो भाई साहब बोलते हैं ना तो लगता है कि हाँ भाई इसके बात में कुछ तो है। जज्बात, चीज़ों को रखना। वैसे ही लालू जी भी थे जो अपने बातों को बड़े अच्छे तरीके से रखते थे। लोग उन्हें बहुत ट्रोल भी करते थे कि हाँ ऐसा है,
ये बोलता है, ऐसा है, मिमिक्री करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें, कम से कम उस चीज़ों से आदमी समझता तो है। अगर आज के यूथ से अगर पूछा जाए कि बहुत ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों को, दूसरे बातों को शायद नहीं समझते होंगे। तेलंगाना में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या है, शायद नहीं पता होगा लोगों को, लेकिन कोई कोई है जो नेता हैं वो आगे आते हैं। तो वैसे ही बिहार के हैं, वैसे ही गुजरात के हैं, मोदी जी इतने आगे हैं, लोग सोचते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो मेरा विचार यही है कि आप ऐसे लोगों को चुनें जो कम से कम आपकी बातों को रखें और जज्बे से रखें। ऐसा नहीं कि बस जा रहे हैं, पहुंच गए संसद में और 4 लाइनें बोलनी, आपकी बारी आई, आपके बैक एंड से जो भी लिखा पढ़ा हो आपने दिया और उस पर अपना वो वही पढ़ रहे हैं और बात हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने विचारों को रखो। वो विचार तभी आएगा जब आप इस राजनीतिज्ञ में परिपक्व हों और इन चीज़ों को रख सकें। तो आप समझिए क्या है। और जहाँ तक कि मेरी राय है, आप ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो आपके बातों को कम से कम रखे, प्रदर्शित करे और आपके राज्य, आपके समस्याओं को रखे और उस समस्याओं पे काम करे, ना कि केवल भाषणबाजी हो, हाँ भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब आपके पास सत्ता आए और जब आपकी चीज़ें आए तो बस आप कहाँ गए कहाँ नहीं गए पता ही नहीं चलेगा। तो हम सिवान की जनता से ये आग्रह करेंगे कि सोच समझ के वोटिंग करें, समझ के रखें, केवल नाम के बल पे वोट ना करें। अपनी जितने भी प्रत्याशी हैं सबसे पहले उनकी भावनाओं को समझें, कौन क्या कर सकता है, किस पे कितना आपको लगता है कि हाँ, एक होता है ना आदमी कहता है कि हाँ इसको हमारे पास इतना भरोसा है, ये मेरे लिए कुछ करेगा, या अगर मैं इसके पास जाऊं तो ये मेरा बात सुन सकता है। बहुत तो ऐसे होते हैं कि आप बड़े नेता हैं तो उनके पास छोटा आदमी तो जाने की भी नहीं सोचता, क्या जाएंगे तो मिलेंगे ही नहीं, लोग भगा देंगे। बहुत हैं ऐसे चीज़ें जो होते रहती हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों से उठ के, बढ़ के, सोच के, समझ के वोट करिए। और मेरा विचार है कि आप सभी युवाओं से विचार है कि पहले आप इस पे पूरी रिसर्च करिए, सोचिए समझिए देश में चल क्या रहा है, आपके सिवान में क्या चल रहा है और आपकी क्या ज़रूरत है और कौन आपकी ज़रूरतों को सही तरीके से निवारण कर सकता है। इस पे काम करिए और वोट कीजिए, वोट ज़रूर करिए। धन्यवाद।